स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं अगर मेरे सपोर्ट्स श्रिंक कर रहे हैं अगर मेरी किसी भी कंटिन्यूस बीम की, तो उसके लिए हम स्टिफनेस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं और वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि जब भी अगर कभी मेरे सपोर्ट श्रिंक कर रहे हैं तो उसके कारण श्रिंकिंग के कारण मेरे जो सपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर मोमेंट्स आते हैं। ठीक है, ये हमने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पढ़ा है और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे पढ़ा है। तो उनकी वैल्यू क्या होती है, अगर सपोज करिए सपोर्ट बी श्रिंक कर रहा है तो उसके कारण जो मोमेंट डेवलप होंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप होता है फार एंड ए पे, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप होता है बी पे, उसी को काउंटरएक्ट करने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप होगा बी पे और दूसरा एक क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप होगा सी पे। ठीक है, और इन सब की वैल्यूज़ क्या होती है, स्पान के हिसाब से डिसाइड होती है, जिसको हम कहते हैं 6 CI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, अब जिस भी स्पैन के लिए हम काम कर रहे हैं उसको L1 या L2 के फॉर्म में ले सकते हैं। 6 CI सेम है, डेल्टा आपका क्या होता है, जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट या श्रिंकिंग दी हुई होती है उसकी वैल्यू होती है। अब अगर आपकी बीम में लोड्स हैं तो हम क्या करते हैं, फिक्स एंड मोमेंट के साथ में इस जो भी रिस्पेक्टिव आपका मोमेंट ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ सपोर्ट आया है उसको एज पर द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम माइनस या फिर प्लस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट या एडिशन में उसको ले सकते हैं। जैसे इस केस में ए बी और बी ए जो स्पान है उसके लिए मेरे क्या हो रहे हैं, मोमेंट ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ सपोर्ट मैं उसमें जो मेरे फिक्स एंड मोमेंट ड्यू टू लोड है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और बी सी स्पान के लिए क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज थे इसलिए मैंने उन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक कभी कभी जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें श्रिंकिंग ऑफ सपोर्ट का भी क्वेश्चन होता है और बोलते हैं कि आपको क्या करना है, उसके लिए मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है। To analyze the continuous beam if support B shrinks by 10 mm, EI 6000 kN per meter square। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि इस कंटिन्यूस बीम को एनालाइज करना है अगर सपोर्ट भी श्रिंक कर रहा है 10 mm से, EI की वैल्यू आपको दी 6000 kN पर मीटर स्क्वायर। कोई भी आप देखोगे बीम पे कोई भी अप्लाइड लोड नहीं है, तो जब अप्लाइड लोड नहीं है तो उस केस में हमारे पास जो मोमेंट ड्यू टू फिक्स एंड मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोड आता था, फिक्स एंड मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोड आता था, वो नहीं आएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, मोमेंट ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो वही प्रोसीजर चालू करते हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, तो वो मेरी 2 आएगी क्योंकि मेरे 2 यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। ठीक है, असाइनिंग द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन टू द नॉन डिस्प्लेसमेंट, असाइन करते हैं 1 बी और सी पे मैंने 1 और 2 कोऑर्डिनेट असाइन करा। अब रीस्ट्रेन स्ट्रक्चर टू बी कंसिडर विथ श्रिंकिंग, मेरे को रीस्ट्रेन स्ट्रक्चर क्योंकि मेरे को अपने को बीम को स्टेबल रखना होता है तो उसके लिए मैं उसको रीस्ट्रेन कंसिडर करता हूँ। और यहाँ पे श्रिंकिंग है, तो श्रिंकिंग कैसी है, बी मेरा जो है 10 mm नीचे है, तो यहाँ पे मेरे को फिर वही मैंने फार्मूला लिखूँगा मोमेंट का 6 CI डेल्टा अपॉन L1 स्क्वायर और 6 CI डेल्टा अपॉन L2 स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी अप्लाइड लोड था नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मोमेंट किसके कारण बनेगा, ये जो श्रिंकिंग ऑफ सपोर्ट के कारण ये 4 मोमेंट्स आएंगे। तो एफ ए बी के लिए क्या हो जाएगा, -6 CI डेल्टा अपॉन L1 स्क्वायर, और एफ बी ए के लिए जो एफ बी ए है उसके लिए क्या हो जाएगा, -6 CI डेल्टा अपॉन L1 स्क्वायर। तो माइनस ई आई की वैल्यू आपको 6000 दी हुई थी। ठीक है, और आई की वैल्यू आप देखोगे इस बीम में आपको आई की वैल्यू क्या दी थी, 2I दी थी, इसलिए यहाँ पे 2 लिख किया मैंने उसको। डेल्टा की वैल्यू थी 10 mm, 10 mm को मीटर में चेंज करो तो 0.001 अपॉन 3 स्क्वायर, मतलब L1 जो मेरा बीम था, बी ए की लेंथ मेरी क्या थी 3, -80 आएगा। सिमिलरली बी ए के लिए भी मेरे पास -80 मिलेगा मेरे को। अब बी सी निकालते हैं, बी सी में क्या हो जाएगा, 6 CI डेल्टा अपॉन L2 स्क्वायर प्लस ये क्लॉकवाइज मोमेंट था तो प्लस रहेगा, फिर वही सब वैल्यूज़ को मैंने इंसर्ट करा और मुझे मिलेगा 56.25 और 56.25। अब रिस्ट्रेनिंग फोर्स निकालता हूँ कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 और 2 पे, तो 1 पे मेरा क्या क्या है, बी जॉइंट है, बी जॉइंट पे एफ बी और एफ बी सी दोनों आ रहे हैं तो इसलिए -80 प्लस 56.25, और एफ सी बी पे सिर्फ क्या आ रहा है, सेकंड पे मेरा सी आ रहा है तो सी पे सिर्फ 56.25 जो कि सी बी स्पान के लिए। तो पी एल की वैल्यू आपको मिल गई और पी की वैल्यू 0 रह गई क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल अप्लाइड मोमेंट नहीं है मेरे कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे पिछले केस में हमने देखा था कैंटिलीवर के केस में यहाँ पे 120 था, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैट्रिक्स मेथड के लिए इसको मैट्रिक्स स्टिफनेस बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या देंगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1 दैट इज बी पर देंगे। ठीक है, बी पे दे रहे हैं तो थीटा बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा,
यहाँ पे मेरे को मिलेगा K11 और यहाँ पे मुझे मिलेगा K21, यहाँ पे आपको मिलेगा K21। तो K11 की वैल्यू इस थीटा बी पे ही मैंने थीटा बी पे ही मेरा कोऑर्डिनेट 1 है, मैंने 1 पे ही रोटेशन दिया है और उसी का इफेक्ट वहीं पे देख रहा हूँ। तो मेरे थीटा बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो थीटा बी की वैल्यू सिर्फ 1 रहेगी, बाकी सबकी मेरी वैल्यू 0 रहेगी, थीटा ए और थीटा सी की। सेकंड चीज़ क्या रहेगी, जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में थीटा बी के आगे 2 टाइम्स ऑफ थीटा बी रहेगा। तो मैंने बना दिया 2EI/3 और 2EI/4 दोनों स्पान के लिए थीटा ए प्लस 2 थीटा बी और थीटा बी प्लस थीटा सी, ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो K11 में मैंने फिर आई की वैल्यू रख दी, थीटा बी की वैल्यू रख दी 1 और सिमिलरली यहाँ पे आई की वैल्यू 2.5 रख दी और थीटा बी की वैल्यू रख दी 1। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 5.167 EI। अब मैं K21 निकालता हूँ। K21 मतलब मैंने 1 पे रोटेशन दिए है और 2 पे उसका इफेक्ट देख रहा हूँ। तो जहाँ पर इफेक्ट देख रहा हूँ उसको मेरे को 2 टाइम्स ऑफ वहाँ पे आने वाले थीटा को 2 टाइम्स करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से। तो 2EI/4 थीटा बी प्लस थीटा सी। अब थीटा सी तो 0 है और थीटा बी क्या है 1 है, तो यहाँ से मेरा K21 क्या जाएगा 1.25 EI। सिमिलरली अब क्या करते हैं, यूनिट डिस्प्लेसमेंट 2 पे देते हैं, मतलब एट इज सी पर दे रहे हैं। अब हम सी पे देंगे तो सी में K22 बनेगा और एक K12 बनेगा, ठीक है, K22 और K12। अब K12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2EI/4। K12 की सिर्फ मेरे को इस स्पान को देखना है और K12 का मतलब क्या है, 2 पे मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया है और 1 पे उसका इफेक्ट देख रहा हूँ। तो कहाँ पे इफेक्ट देख रहा हूँ 1 पे, और 1 पे मेरा कौन सा थीटा है थीटा बी, तो इसलिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में 2 टाइम्स ऑफ थीटा बी आएगा। पर थीटा बी 0 होगा, क्यों, क्योंकि मैंने स्लोप दिया कहाँ था, मैंने स्लोप दिया था थीटा सी पे। तो जहाँ स्लोप देता हूँ उसकी वैल्यू 1 होती है और जहाँ पे देख रहा होता हूँ वहाँ पे उसको वैल्यू को उस थीटा के आगे 2 टाइम्स लिखते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के हिसाब से। तो K12 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.25 EI। K22 सिमिलरली दोनों स्पान इसमें कंसीडर होंगे K22 में, तो पर दोनों टाइम्स 2 थीटा सी ही यूज़ होगा, एक बार थीटा बी होगा और एक बार थीटा डी होगा, पर दोनों स्पान के लिए थीटा सी ही 2 टाइम्स यूज़ होगा और थीटा सी की वैल्यू 1 रहेगी और थीटा बी और थीटा डी की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो K22 लगाया 2EI/4 थीटा बी प्लस 2 थीटा सी, 2EI/4 2 थीटा सी प्लस थीटा डी, सबकी वैल्यूज को इंसर्ट करा, मुझे K22 की वैल्यू मिल जाएगी 5 EI। अब सिमिलरली स्टिफनेस इक्वेशन बनाए 5 डेल्टा P माइनस PL, EI कॉमन करा 1.67, ये सब K की वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 को रख दिया, P माइनस PL, P मेरे 0 थे, माइनस माइनस PL की वैल्यू आई थी -23.75 और सेकंड P12 की वैल्यू आई थी 56.25। इसको इसके हिसाब से यहाँ पे इंसर्ट करा। इन्वर्स निकालने के लिए फिर वही मैंने इसका क्या करा 5.167 मल्टीप्लाइड बाय 5 -1.25 -1.25 से मुझे ये वैल्यू मिलेगी। और इन्वर्स करने के लिए इसको क्या करते हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करते हैं और दूसरे जो डायगोनल है उनके साइन चेंज करते हैं और ये आपकी PE की वैल्यू है। इसको मैंने सॉल्व करा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 7.79 एंड 13.198। तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू थीटा बी, क्योंकि थीटा वही पे मैंने कोऑर्डिनेट 1 दिया था तो उसकी वैल्यू हो गई 7.79 और थीटा सी की वैल्यू हो गई 13.198 EI। अब इसको जब फाइनल मोमेंट निकालेंगे जो कि आप निकालोगे, तो FBA जो कि फिक्स एंड मोमेंट ड्यू टू किसके कारण आया है, ये श्रिंकिंग ऑफ सपोर्ट के कारण आपको मिला है, ठीक है, तो उसको आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। श्रिंकिंग ऑफ सपोर्ट के कारण जो भी आया था उसकी वैल्यू आप रखोगे। 2EI/L थीटा ए आपको 0 है, थीटा बी की वैल्यू आपके पास 7.79 है, -3 डेल्टा L। पहले यहाँ पर हम 0 यूज़ करते थे, पर क्योंकि इसमें श्रिंकिंग है इसलिए यहाँ पे 3 क्रॉस 0.01 रखना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू अपने पास 10 mm दी हुई थी। L आपका 3 हो जाएगा AB स्पान के लिए। सिमिलरली आप BA BC और CB के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यूज़ आपकी फाइनल मोमेंट की वैल्यू होंगी और आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व हो जाता है और हमने हमारे जो अननोन्स थे जो कि फाइनल मोमेंट के फॉर्म में थे हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे।